And Assalamu alaikum everyone. आई होप सब ठीक होंगे एंड तैयारी अच्छी जा रही होगी फॉर जून 2023। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। मैं सिर्फ रिवाइज कराऊंगा एक चीज़ जो कि ऑलरेडी पहले मैं बातों बातों में बता चुका हूँ, लेकिन ऑब्वियसली तक पहुंच चुके हैं तो एक इस चीज़ को रिवाइज करेंगे हम लोग। खैर, हम लोगों ने इससे पहले क्या चीज़ें पढ़ी थी, जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। जिस वक्त आप कंप्लीशन के ऊपर आते हो तो हमने कंप्लीशन की स्टेज पे पढ़ा था कि दो इवेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें भी हम लोग देख रहे होते हैं, एक कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस और दूसरा हम लोग IAS 10 के बारे में सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर कोई हैं तो उसके बारे में देख रहे होते हैं। और इसके डिस्क्लोजर, इसकी चीज़ें अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैं या नहीं है, हम लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं। सेम हमने बड़ी डिटेल में गोइंग कंसर्न के भी बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की थी। आज का जो टॉपिक है बड़ा शॉर्ट होने वाला है। कंप्लीशन से आगे अगर आपको याद हो तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो कंप्लीशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। रिव्यू के ऊपर आए थे, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं फाइनल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग इसको कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको कैसे हम लोग लेके चलते हैं। देखो, फाइनल रिव्यू के अंदर जिस वक्त सारा काम हो गया, कंप्लीशन स्टेज हो गई, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लग गए, एविडेंस आपको मिल गया, हर एक चीज़ हो चुकी है। ठीक है, आपके सामने एक लिस्ट पड़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है जो कि फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। एक ऑडिटर की एडजस्टमेंट्स हो गई, हर एक चीज़ हो गई है। उसके बाद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अभी तक वो इशू नहीं हुई, अभी तक आपने रिपोर्ट इशू नहीं की। रिपोर्ट इशू करने से पहले पहले आप कुछ काम एडिशनल करते हो, जिसके अंदर आप देखते हो कि आप रिव्यू करते हो अगेन। रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन फाइनल टाइम। अब ये आप क्यों कर रहे हो? तो जब इतना काम आपने कर लिया ऊपर से नीचे तक, तो ये आप क्यों कर रहे हो? जैसे आपको याद है कि यार प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ऑडिटर्स लायबिलिटी। ऑडिटर कहीं भी अपनी गलती नहीं सामने आने देगा। हमेशा कोशिश करेगा कि जहाँ पे भी उसकी उसकी तरफ से कोई गलती है तो वो नेग्लिजिबल हो, उसको ज़ीरो लेवल तक लेकर आए वो। इसके लिए वो हर एक रिव्यू को परफ़ॉर्म करते हैं, हर एक चीज़ को ठीक तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो हर काम करने के बाद भी फाइनल रिव्यू कर रहे होते हैं, वन लास्ट टाइम हम लोग रिव्यू कर रहे थे, वो भी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अगर नेग्लिजिबल मिस्टेक जो कि ऑडिटर से मिस हो गई है शायद, वो भी खत्म हो जाए, उसके भी चांसेस ज़ीरो हो जाए। ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करते हो? यू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 चीज़ें देखने के लिए। पहली चीज़ देखते हो कि कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ। कंप्लायंस देखते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, फिर आप देखते हो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिस्क्लोज्ड। अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक से डिस्क्लोज हुई नहीं हो। ठीक है, फिर तीसरी आप देखते हो एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द ऑडिटेड इंफॉर्मेशन। अब इन तीन चीजों का मतलब क्या है? देखो, आपने फाइनली रिव्यू किया और उसके बाद आप उस रिव्यू में 3 चीज़ों के ऊपर गौर करोगे कि यार जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसी के लिहाज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हो। IAS 1 है, IFRS 9 है, IAS 16 है। जो-जो भी चीज़ उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से आ रही हो। ये फाइनल रिव्यू में आप देख रहे होते हो। वैसे ही ऊपर से नज़र घुमा रहे होते हो कि यार कोई चीज़ डेप्रिसिएशन अगर चार्ज की है तो किसी और मेथड से तो नहीं की हुई। अब हमें पता है IAS 16 2 मेथड्स अलाउ करता है, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। अब ऐसा तो नहीं है किसी और तरीके से उन्होंने डेप्रिसिएशन की चार्जिंग की हुई है। हम लोगों ने पहले प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ है, हम लोग रिकैलकुलेट कर चुके हैं, रिकैलकुलेशन का प्रोसीजर हमने लगाया हुआ है, लेकिन स्टिल हम लोग इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है? इस तरह से आपने हर एक चीज़ के ऊपर एक दफ़ा नज़र फेर लेनी और आपको पता लग जाएगा कि यार ठीक है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हट के तो काम नहीं हो रहा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मैंने आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाई थी अपनी लेक्चर्स के अंदर, और मैंने आपको बताया था देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद डिस्क्लोजर्स, लेकिन डिस्क्लोजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले जो दरमियान वाले सफ़ा होता है, उसके अंदर सारी की सारी एडुकेट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिस्क्लोज़ हो रही होती है कि भाई ये अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह क्या सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हमने ऑडिट की हैं, उसके अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ डिस्क्लोज़ हुई भी है या नहीं हुई हुई, उसको देख रहे होते हो आप। ठीक है? हाँ, अब आपने ऑडिट कर लिया। आपको पता है यार ऑडिट हम लोगों ने जो किया है उसके अंदर हमें पता है कि यार ये फिगर्स होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। अब जब भी कंपनी आपको फाइनल एडिक्वेटली, खैर छोड़ो।
अब आपको पता है कि है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइनल आएँगी, वो वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हमने ऑडिट की है। आप फाइनली उस पे देख लो कोई फिगर चेंज तो नहीं हो रही, कोई चीज़ चेंज तो नहीं हो रही, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो कि आपने किसी और चीज़ को ऑडिट किया था। लेट्स सपोज़ डेप्रिसिएशन आपने जब ऑडिट की तो उस वक़्त पता लगा कि 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। अब जब फाइनल किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं तो वहाँ पे पता लग रहा है कि जी 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। ऐसा कोई चेंज तो नहीं आ रहा। इस तरह का कोई चेंज तो नहीं आ रहा। मतलब जो चीज़ आपने ऑडिट की है वही इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी आ रही हो। ये 3 चीज़ें देखने के लिए तो आप रिव्यू करते ही करते हो, ठीक है? इसके अलावा रिव्यू आप किस तरह से कर सकते हो? आप करते हो यू परफॉर्म फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। फिर आप ये भी करते हो रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है? और फिर आप रिव्यू करते हो द टोटल मिसस्टेटमेंट्स टू एस्टैब्लिश वेदर द एग्रीगेट इज़ अबव द मटीरियलिटी। अब इन 3 बातों का मतलब देखो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जैसे लेट्स सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहा हूँ। इसका क्या मतलब होगा? पिछले साल का रेवेन्यू मैं कहता हूँ 1 मिलियन था। इस साल का रेवेन्यू जो है वो 2 मिलियन है। एज़ एन ऑडिटर कितने परसेंट इंक्रीज़ आया है? 100% का इंक्रीज़ आया है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा देयर इज़ अ 100% इंक्रीज़। अब उसकी यहाँ पे रीज़न दूँगा। क्यों? मैंने ऑडिट किया हुआ है। मुझे पता है कि भाई मेरे ऑडिट की वज़ह से मैं अब ये जानता हूँ कि यार पिछले साल रेवेन्यू जो था 1 मिलियन का था, इस बार 2 मिलियन का है। ये इंक्रीज़ क्यों आ रहा है? व्हाई द कंपनी हैज़ गॉन अबव इन इट्स रेवेन्यू? क्या प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो गई हैं? क्या चीज़ें ज़्यादा बेची हैं? या कोई न्यू प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च कर दिया था इस कंपनी ने? तो वो रीज़निंग मैं यहाँ पे दूँगा। ठीक है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स में इस तरह के परफ़ॉर्म करूँगा। फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम लोग इनको कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रिव्यू करते हैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फिर हर एक अमाउंट जो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रही है, उसकी रीज़निंग देते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे ये 1 मिलियन पुराना रेवेन्यू था और इस बार 0.5 मिलियन पे चला गया। अब इस केस में व्हाई द रेवेन्यू हैज़ डिक्रीज़्ड इन द करंट ईयर फॉर हन जो 50% का डिक्रीज़ आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? रीज़न दूँगा उसकी मैं। 50% का डिक्रीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो क्यों डिक्रीज़ आ रहा है? मैंने उसकी रीज़न देनी है यहाँ पे, ठीक है? ये होते हैं आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब इसको बुक में थोड़ा-सा और डिटेल में बताया गया है, हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? लेकिन रिटन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट से आप किन चीज़ों पे रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे? फाइनल लेवल पे जाके। अब ये फाइनल लेवल की बात हो रही है, वो पुरानी रिटन रिप्रेजेंटेशंस जो थी, वो पुरानी थी, ठीक है? यहाँ पे किस चीज़ की लोगे रिटन रिप्रेजेंटेशन कि भाई आप मैनेजमेंट से बोलोगे, हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस बनाया है। आप सारे की सारी कंप्लायंस लेवल्स, रेगुलेशंस को मीट करते हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू नहीं है, कोई आपका गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई इश्यू नहीं है। इस तरह की रिटन रिप्रेजेंटेशंस आप फाइनल में मैनेजमेंट से ले लोगे ताकि कल को आपकी लायबिलिटी ना बने ज़्यादा, ठीक है? अब एक और चीज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में होगी, अलोन रिटन रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देती। ये चीज़ ज़हन में रखना है। मतलब पूरा ऑडिट भी तो इस तरह अगर मैं बोलूँ हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर ही खत्म कर सकते हैं ना, मैनेजमेंट से हर चीज़ की रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो आखिर में जाके अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट दे दो। अब ये एविडेंस तो ना हुआ। रिटन रिप्रेजेंटेशंस अलोन अपनी अ, आप कह सकते हो कि दे डोंट प्रोवाइड इट डज़ नॉट प्रोवाइड इनफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, तो उस लिहाज से ये इतनी इनफ नहीं होती, अकेले। हाँ, अब जैसे मैं फाइनल लेवल पे आके एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगा रहा हूँ, साथ-साथ मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशंस भी ले रहा हूँ, साथ-साथ फाइनली मैंने कंप्लायंस के हर एक चीज़ का रिव्यू भी कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उसके बाद भी अगर अपने आप को साइड पे रखने के लिए, अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ मैनेजमेंट से, देन इट डज़ प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्यों? क्योंकि मैं बाकी साथ-साथ असली वाले अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन अकेले अगर सिर्फ ये काम करूँगा, तो ये मेरा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगा मुझे। ठीक है? फिर हम लोग फाइनली एक और काम कर रहे होते हैं रिव्यू टोटल। हाँ, देखो अब मुझे पता चला कि जी रेवेन्यू के अंदर मेरी 100 इनवॉइसेस का जो था वो मसला था, वो गलत थी, ठीक है? वो इस साल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। एग्रीगेट में देखो तो जी 100 इनवॉइसेस जो हैं वो कितनी वैल्यू की होंगी? मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़ 100,000 पाउंड्स की हैं। 100,000 पाउंड्स के मेरा रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंसेस मेरे अंडरस्टेट हुए हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के पता चला वो 500,000 पाउंड से अंडरस्टेट हुए हैं। मतलब प्रॉफिट मेरा कितने से ओवरस्टेट हो जाएगा? यहाँ पे रेवेन्यू मैंने 100,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है और जो एक्सपेंसेस हैं, वो मैंने 500,000 पाउंड से कम रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितने से ऊपर गया हुआ है? 600,000 से।
इस तरह से जितनी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है उसका टोटल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ रहा है। अब मैं इंडिविजुअली देखता, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरी मटेरियलिटी कितनी है, मैं मटेरियलिटी इज लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि 700,000 700,000 की मेरी मटेरियलिटी थी जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये मटेरियलिटी अगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.5% ऑफ रेवेन्यू, 1%, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, ये चीज लिखी हुई है मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये लिखा हुआ है। रेवेन्यू का 0.5% और एसेट्स का 1%, प्रॉफिट का 5%। हम लोगों ने इस चीज को पहले भी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस के हिसाब से देखूं, अगर मेरी मटेरियलिटी 700,000 की बनती थी, अब इंडिविजुअली अगर मैं रेवेन्यू को देखता हूं, वहां पे मिस स्टेटमेंट आ रही है या ओवर स्टेटमेंट आ रही है 100,000 की, मटेरियलिटी से कम मैं इग्नोर करके रखता। अगर मैं एक्सपेंसेस को देखूं तो 500,000 से वो अंडर स्टेटेड हुए हैं। अगर इंडिविजुअली देखूं मटेरियलिटी से कम है, इग्नोर करके रखता। लेकिन अब लेट्स सपोज इसके साथ साथ मैं कह देता हूँ अदर इनकम भी ओवरस्टेट हुई भी है मेरी 100,000 पाउंड से, 100,000 पाउंड से मैंने अदर इनकम भी ओवरस्टेट की हुई है, ठीक है। तो इन टोटल अब मेरा कितना इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितने से ओवर जा रहे हैं, ओवरस्टेट हो रहे हैं 700,000 पाउंड से, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली इन तीनों में स्टेटमेंट्स को देखो तो वो मटेरियलिटी से कम है, तो मेरे लिए कोई मसला ना होता, मैं उसको एग्रीगेट में सॉरी मैं उसको इग्नोर करके रखता, मेरा ओपिनियन चेंज ना होता। लेकिन अगर आपको याद हो भाई, बचपन में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई भी है कि हम लोग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का भी किसी चीज का नाम होता है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द मिस स्टेटमेंट्स वेदर ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड, what is the combined effect, what is the aggregated effect of that upon materiality, यानी कि इन सब का टोटल लो और देखो कि टोटली क्या ये सारी की सारी मटीरियलिटी से ऊपर जाती हैं या नहीं। अगर तो मटीरियलिटी को टच भी कर रही हैं या ऊपर भी जा रही हैं, तो आपके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, मटीरियल हो गई। अगर मटीरियल हो गई है तो फिर तो आपका ओपिनियन चेंज होगा, सही है। मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि भाई चेंज करो इस चीज को, ये गलत है, ये एग्रीगेट के अंदर हमारे लिए मटीरियलिटी से ऊपर जा रहा है। और अगर मैनेजमेंट कहती है हम लोग नहीं चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करोगे, आप अपना जो ओपिनियन है उसको चेंज कर दोगे। अब ये 700,000 पाउंड अगर हम लोग देखें, नेट इफेक्ट हमारे पास इन टोटल इफेक्ट 700,000 पाउंड का आ रहा था, जो कि मटेरियलिटी के बराबर था। मतलब मेरी मटेरियलिटी टच हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा यार देखो रेवेन्यू 100,000 पाउंड से ओवरस्टेटेड है, कम करो इसको। एक्सपेंसेस आपके 500,000 पाउंड से जो है वो अंडरस्टेटेड है, कम करो इसको। जो आपका अदर इनकम है वो आपकी 100,000 पाउंड से ओवरस्टेटेड है, तो इसको कम करो। मैनेजमेंट बोलेगी क्यों कम करें, मैनेजमेंट से बोलोगे एग्रीगेट में बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है इसलिए कम करो, 700,000 पाउंड का एग्रीगेट में इफेक्ट आ रहा है, कम करो इनको। मटीरियलिटी तो आप मैनेजमेंट को नहीं बताने वाले ना, लेकिन उनको बताओगे कि भाई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है अगर एग्रीगेट में देखा जाए, प्रॉफिट इतने से ओवरस्टेट हो जाता है आपका, ठीक है। तो नेट इफेक्ट मैंने देख लिया कि मेरा मटीरियलिटी को किस तरह से इफेक्ट करता है, मेरा जो इन टोटल एग्रीगेट मटीरियलिटी के ऊपर इफेक्ट आया, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली। अब जब आपने ये सारा का सारा काम कर लिया है ना, तो उसके बाद आप देते हो अपना ओपिनियन। अब यही एग्रीगेट की आप देखोगे, एग्रीगेट के अंदर हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट में मटेरियलिटी को टच करते हैं या नहीं करते, ये हम लोग अगले लेक्चर में इसको देख रहे होंगे। अगला लेक्चर हमारा फाइनल लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जो कि हम लोग ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे जिसमें। तो इन्हीं चीजों को हम लोग फाइनली भी देख रहे होते हैं, वहां पे आपको ये चीजें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार देखो एग्रीगेट में कैसे इफेक्ट जा रहा होता है, एग्रीगेट के अंदर हम लोग अगर मटीरियलिटी से ऊपर जा रहे हैं हमारा एग्रीगेट, तो हमारा ओपिनियन कैसा इफेक्ट होगा, वहां पे ये चीज हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। कैसे ऑडिट ओपिनियन अपना डिराइव करना है, कैसे ओपिनियन देना है, ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज़ होती है, अगली रिपोर्टिंग हम लोग ये चीज़ देख रहे होंगे। बड़े छोटे-मोटे अभी टॉपिक्स हमारे शुरू हुए हैं, कोई मज़े के नहीं है, बोरिंग टॉपिक्स लगते हैं। हाँ, ओपिनियन बड़े मज़े की चीज़ है, उसमें बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ते हुए। खैर, अच्छा देखें, अब ये बस सिर्फ ना आपने इसको समझ लेना है कि फाइनली हम लोग क्या-क्या काम कर रहे होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स बुक के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके प्रोसीजर्स नहीं लिखे हुए, बस उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन उसकी जो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है जो मैंने आपको दी है। इंक्रीज या डिक्रीज कितने परसेंट है, प्लस उसकी रीजन क्या है, दिस इज नोन एज एनालिटिकल प्रोसीजर। और फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर इसको कहते हैं। फिर उसके बाद आपने कंप्लायंस कर ली, कंप्लायंस देख ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अपने, फाइनली अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ काम करता है या नहीं करता, ठीक है। एडुकेटली रिफ्लेक्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज्ड हैं या नहीं डिस्क्लोज्ड, ठीक हो गया। ये चीजें आपने देख ली, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। साथ ही साथ अब क्योंकि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है क्योंकि आप बाकी प्रोसीजर पे परफॉर्म कर रहे हो, तो एक एडिशनल प्रोसीजर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से हर एक चीज के बारे में, जो भी चीजें हैं जिसके बारे में हमें शक होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू
गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं बनी होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लायंस नहीं कर रही होंगी आई स्टैंडर्ड्स के साथ, उसके बारे में ले लो। फिर इसके अलावा कंप्लायंस विद रेगुलेशन, रूल्स एंड लॉज, मनी लॉन्ड्रिंग के रेगुलेशंस, उसके साथ कंप्लायंस देख लो, ऐसी चीजें। और ये एग्रीगेट के अंदर अगर कोई मिसस्टेटमेंट टोटल मटीरियलिटी के ऊपर जा रही है, मटीरियलिटी को टच कर रही है एग्रीगेट में, तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो उसको, ठीक है, वो कम कराओ, फिर मिसस्टेटमेंट्स खत्म करवाओ। सही हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब बुक से इसको एक दफा देख लेते हैं इस चैप्टर को, इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि बैठ के इसको याद करना शुरू कर दें। हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाइज आपको आना चाहिए। ये रिपोर्टिंग का अगला चैप्टर है जो कि अब हम लोग अगली रिकॉर्डिंग में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो फाइनल लेक्चर होगा। अम, इसका हम लोगों ने देखना है, अगर मैं ऊपर आ जाऊँ यहाँ से शुरू करने, देखो वही बात, बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन हम लोग ओवरऑल रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बुक में भी यही कहता है, किस चीज पे रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंप्लायंस देखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, अकाउंटिंग पॉलिसीज सफिशिएंटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, एंड एडुकेटिव इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करी हो। थ्योरेटिकल लेक्चर है, अगर आप इसको आगे नहीं भी पढ़ना चाहते, खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, मैं आगे समझा देता हूँ सिर्फ। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे, ठीक हो गया। एग्रीगेट देख लेंगे, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का। एनालिटिकल प्रोसीजर्स कंप्लीशन स्टेज के बारे में उसने फर्दर बताया हुआ है क्या, at the completion stage the financial statements are most finalized and therefore no further changes should be required to the figures. At the planning stage the figures were draft and still subject to change। वो यही बात कह रहा है कि जब आप completion stage पे पहुंच जाते हो, ऑडिट हो गया है, मिस स्टेटमेंट्स अगर कोई अराइज आपने मैनेजमेंट को बता दिया, तो भाई उस वक्त वो चेंज करते रहे। मतलब शुरू में जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी गई थी वो फाइनल नहीं थी, जिस वक्त ऑडिट अभी शुरू नहीं हुआ था, उसके अंदर आपने चेंजेस की, फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचे, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में अब कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। बेसिकली तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं, जब कोई चेंजेस नहीं रिक्वायर्ड, ऑडिट हो गया, हर एक चीज हो गई, इसलिए अब आप उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। क्या कहता है, द ऑडिट वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड देयरफॉर द ऑडिटर शुड हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। वही बात, रीजंस फॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीज, फुल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में वो कहता है कि व्हाई रेवेन्यू हैज इंक्रीज, व्हाई टोटल एसेट्स हैव डिक्रीज, तो उसकी रीजन की, इतने की डिप्रिसिएशन हमने चार्ज की, इतने नए एसेट्स हम लोगों ने लिए, टोटल रीजनिंग आपने देनी एग्जैक्ट फिगर के साथ। When analyzing the figures, the reason for the movement should be documented on the audit file, and as a result, this analysis should be confirmed that when the auditor, what the auditor already knows. Again, वही बात कि देखो अगर revenue increase हो रहा है तो क्यों हो रहा है? What are the reasons behind the increase and decrease? सिंपल सी बात है, ये होते हैं आपके फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इफ समथिंग न्यू इज आइडेंटिफाइड, हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर आपने सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए, कोई एक्स्ट्रा वेरिएंस आ रहा है, कोई वेरिएंस क्या होता है, चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज वेरिएंस होता है, ठीक है, पुराने साल से कंपेयर कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, मैनेजमेंट से उसको डिसाइड करो, सॉरी मैनेजमेंट के साथ उसको बातचीत करो, उनसे पूछो क्यों ये इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, हमें ऑडिट में क्यों नहीं बताया गया था, आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगा, आपका काम और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सारी बात लिखी है, इसको काइंडली पढ़ लेना। रिव्यू पर्पस क्या होता है, इसको पढ़ लें। क्यों रिव्यू कर रहे होते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाई आर वी रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आखिर में मैं सिर्फ समझा देता हूँ, द ऑडिट वर्क वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कि ऑडिट हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू आईएसए स्टैंडर्ड किया या नहीं किया। वही बात जहां पे हम लोग पोस्ट हॉट रिव्यू और कोल्ड रिव्यू की बात करते हैं, क्या हम लोगों ने ऑडिट वर्क क्वालिटी के हिसाब से किया है या नहीं किया, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे होते हैं, ठीक है। Significant matters have been raised for further consideration and appropriate consultations have taken place। मतलब हम लोग ये भी रिव्यू कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने सिग्निफिकेंट जो जो मसले मसाइल आ रहे थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ, ठीक तरीके से। एडिशनल कोई मसले मसाइल आए ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसीजर, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। देयर इज नो नीड टू रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, रिव्यू हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि कहीं हमें अगर बहुत ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स मिल गई तो क्या हमें दोबारा से ऑडिट करना पड़ेगा, दोबारा से टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, नेचर बदलनी पड़ेगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ एक हाई रिस्क क्लाइंट था, हाई रिस्क क्लाइंट का क्या मतलब है, ऑडिट रिस्क होने के चांसेस ज्यादा थे। ऑडिट रिस्क होने के चांसेस अगर ज्यादा है तो वहां पे हमने ज्यादा काम करना था, ठीक है। लेकिन हमने शुरू में रख दिया कि यार ये लो रिस्क क्लाइंट है, मतलब लो ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, मतलब कि लो ऑडिट ऑडिट रिस्क होने के चांसेस यहाँ पे कम है, ठीक है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस यहाँ पे कम है, तो हमने कम प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे ऑब्वियसली। और अगर आखिर में मुझे पता चल जाता है कि यार ये तो हाई रिस्क क्लाइंट है, तो अगेन मुझे प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, फिर उसी आखिर में जाके फाइनल में जाके, तो फाइनल में इसलिए भी रिव्यू कर रहे होते हैं। द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड बाय द टीम इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन एंड रिपोर्ट। कि भाई जो टीम ने काम किया है, जो एविडेंस प्रोवाइड किया है, जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाए गए हैं, ऑल ऑफ दोज आर प्रोवाइड अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि जो हम लोग ओपिनियन देंगे उसको वो सपोर्ट करेगा, ठीक है।
इसलिए भी हम लोग रिव्यू कर रहे होते हैं। आगे उसने क्या क्या बातें की हैं, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स को वही सारी बात देगा। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को कैसे मैनेजमेंट से जज करना है, मैनेज दोज चार्ट विद गवर्नेंस को जाके बताओ, और फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट के साथ कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स जो हैं इममटीरियल हैं और हम लोगों ने आप लोगों ने सही तरीके से डिस्क्लोज भी कर दी है, ठीक है। यही वो सारी बातें जो मैंने आपको बताया कि हम लोग एग्रीगेट वाली यहाँ पे जो बात मैंने आपको बताई कि हम लोग एग्रीगेट में देखेंगे, अगर ज्यादा है तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, अगर मैनेजमेंट करती है तो वेल एंड गुड, फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो कि जो मटेरियल चीजें थी उनको हम लोगों ने आप लोगों ने सेट कर दी है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट नहीं करती सही तो फिर आपका ओपिनियन चेंज होगा। यही बातें सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको काइंडली पढ़ लेना। मटेरियल मिलेगा लिखने को, याद करने को नहीं कह रहा, बस इसको पढ़ ले, अंडरस्टैंडिंग ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आ जाए तो एग्जाम्पल उसने आती है यहाँ, इस एग्जाम्पल को पढ़ ले। जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल आपको बना के दी एग्रीगेट कैसे बनता है, वैसे ही एग्जाम्पल पढ़ लेते। You are at a completion stage of the audit of a client. The profit before tax for the year is 8 million and total assets are 35 million. The following matters have not been corrected by the management not and have been left for your attention. अच्छा ठीक है, ये चीजें उसने ठीक नहीं की। मटीरियलिटी कोई दी हुई है? नहीं दी, मुझे नजर आ रही नहीं दी हुई। मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 मिलियन का प्रॉफिट है, 8 मिलियन का प्रॉफिट है और एसेट्स कितने के? 35 मिलियन के। मटीरियलिटी अगर इसके ऊपर निकालूं 5% पे निकालूंगा प्रॉफिट के ऊपर, याद है ना, रैप रैप मैंने आपको समझाया था, रेवेन्यू एसेट्स एंड प्रॉफिट। और अगर एसेट्स पे निकालूंगा तो 1% पे निकालूंगा, ठीक है। मतलब कितनी बनती है मेरी मटीरियलिटी डिपेंडिंग अपॉन ईच? 400,000 एंड 350,000, ठीक है। A major customer has gone into liquidation owing an amount of 200,000 which has not been written off. अब ये एसेट्स को भी इम्पैक्ट करेगी और प्रॉफिट एंड लॉस को भी इम्पैक्ट करेगी। कैसे? कि अगर आपने एक बैड डेट या ड्यू रिसीवेबल जो कि बैड हो गया है, उसको एडजस्ट नहीं किया आपने, फाइनल रिव्यू में आपको पता चला कि ये बैड डेट हो गया है और इसको एडजस्ट नहीं किया गया, तो क्या किस तरह से होगा? भाई सबसे पहले तो उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स वाले पोर्शन में से निकलना है, मटीरियलिटी एसेट्स वाली इन प्ले आ गई। लेकिन दूसरी जगह पे उसने प्रॉफिट के अंदर जाके माइनस होना है, यानी कि ये वाली मटीरियलिटी आ गई। अब इसकी अमाउंट है 200,000 की, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। इसने प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट करना है और उसको भी इम्पैक्ट करना है इसने। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एसेट्स के लिए साइड के लिख लेते हैं। ये मैं लिखता हूँ प्रॉफिट, यहाँ पे लिखता हूँ एसेट। इसमें एक और सी, ठीक हो गया। ये। अच्छा, दूसरी बात क्या कहते हैं? प्रोविजन ऑफ 300,000 हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, प्रोविजन ने रिकॉर्ड की तो फाइनेंशियल पोजीशन को एडजस्ट करती तो एसेट वाली मटीरियलिटी पे इंपैक्ट आएगा। 300,000 की प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड होगी। दूसरी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एक्सपेंस करेंगे, तो अगेन 300,000 की हमारी प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस को भी इंपैक्ट करेगी, ठीक है। अब अगर मैं आ जाऊं आगे, आगे वो क्या देता है? इररिकवरेबल डेट ऑफ 200,000 रिप्रेजेंट्स 2%, 2.5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 0.57% ऑफ टोटल एसेट्स एंड देयरफॉर इज इममटीरियल। मतलब मैंने देखो मटीरियलिटी उसने कैसे कैलकुलेट की, हम लोग 5% पे निकलते थे, हम लोग रैप मॉडल के अगर अकॉर्डिंगली चले तो हम लोग कहते थे कोई भी चीज रेवेन्यू का 0.5% से ऊपर हो, कोई भी चीज एसेट्स के 1% से ऊपर हो, कोई भी चीज प्रॉफिट के 5% से ऊपर हो तो तब वो मटेरियल है। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ भी चल सकते हैं, हम लोगों ने टोटल फिगर्स कैलकुलेट कर दी। अब हम लोग बोलेंगे कोई भी अमाउंट इन अमाउंट से अगर ऊपर हो, जैसे मैंने पूरी 5% पे निकाली, पूरी मैंने यहाँ पे एसेट्स का 1% निकाला और मैंने बोला इससे ऊपर जो अमाउंट होगी वो मेरे लिए मटेरियल होगी। अब अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ना ये मटेरियल तो प्रॉफिट एंड लॉस और ना ही एसेट्स वाली मटेरियलिटी के लिए, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल प्रोविजन को देखो उसका भी सेम सीन मुझे नजर आ रहा है कि भाई वो भी इंडिविजुअली देखो तो इममटीरियल है। लेकिन आगे वो यही कहता है कि मटेरियलिटी के बारे में उसने ये बोल दिया, cumulatively they have a bigger effect on the financial statements। कैसे? 500,000 represents 6.25% of profit before tax and 1.4% of total assets। यानी कि अगर आप मैं एग्रीगेट कर दूं इन दोनों का यहाँ पे, ये लो मैंने एग्रीगेट कर दिया दोनों को। अब अगर मैं देखूं 500,000 की अमाउंट इज बिगर देन प्रॉफिट की मटेरियलिटी जो मैंने कैलकुलेट की थी 400,000 की। और अगर मैं एसेट्स की साइड का देखूं तो वहां पे 500,000 है, वो भी 350,000 से ऊपर आ रही है, ठीक है। अब आई नो कि मैंने आपको शुरू में तरीका बताया था ये वाला कि आप परसेंटेज बेसिस पे चलो। जैसे कि रेवेन्यू है तो रेवेन्यू का आपने क्या ले लिया, इसको यूं करते हैं,
ताकि समझ आए। मैंने आपको समझाया था रेवेन्यू का 0.5% से ऊपर कोई भी चीज़ हो वो मटेरियल है। एसेट्स के 1% से ऊपर कोई भी चीज़ हो वो मटेरियल है। प्रॉफिट के 5% से ऊपर कोई भी चीज़ हो मटेरियल है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज़ में नहीं चलता, अमाउंट्स के वाइज़ चलता तो फिर भी ठीक है कि भाई मैं टोटल प्रॉफिट का पहले 5% कैलकुलेट कर लो, एक अमाउंट आ जाएगी, वो मेरे पास नीचे अमाउंट आ गई है, ठीक है? ये रही अमाउंट वो वाली। अब इस अमाउंट से ऊपर जितनी भी अमाउंट मेरी होंगी क्या होगी? वो मेरे लिए मटेरियल हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर एसेट्स। अगर चाहूँ तो 1% की बेसिस पे लेके चल सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार 500,000 इसका कितना रिप्रेजेंट करता है? इंडिविजुअली अगर मैं नहीं देखना चाहता, मैं टोटल देखना चाहता हूँ डिवाइडेड बाय ये 35 मिलियन, तो मेरा कितना रिप्रेजेंट करता है ये? 1.4% रिप्रेजेंट करता है। ये लो 1.43% रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे वो कितने परसेंट रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को? 142 14.2% है ये, सॉरी गलत हो गया। हाँ जी, नहीं, इधर आएगा, ठीक है? ये लो 6.3% रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया? प्रॉफिट वाला जो एग्रीगेट है। अब इस तरह लेके चलूँ या फिर मैं क्या करूँ? मुझे पता है प्रॉफिट की मटेरियलिटी कितनी परसेंट होती है? 5% मिनिमम होती है। तो 5% की अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ प्रॉफिट की, 400,000 की अमाउंट आ गई। अब मैं देखूँगा इससे ऊपर जितनी भी अमाउंट्स आ रही हो मेरे लिए मटेरियल है। अमाउंट वाइज़ भी लेके चल सकता हूँ और परसेंटेज वाइज़ भी लेके चल सकता हूँ। लेकिन जब ज़्यादा प्रोबेबल ये होता है जब आप फाइनल में जाते हो ना, फाइनल ऑडिट कर रहे होते हो, रिव्यू कर रहे हो, फाइनल स्टेज पे बैठे हुए, रिव्यू स्टेज पे बैठे, तो उस वक़्त आप अमाउंट्स लेके चल रहे होते हो, ताकि मोर ज़्यादा नज़र आए कि यार ये हमारी मटेरियलिटी की अमाउंट थी और ये वो दूसरी अमाउंट है जो कि उससे ऊपर जा रही है, ठीक है? ज़्यादा डॉक्यूमेंट करने के लिए ईज़ी हो जाता है वो। ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। अब मैं परसेंटेजेस दे रहा हूँ कि भाई जिस बंदे को यही नहीं पता, अगले लेट्स सपोज़ मेरा मैनेजर है, कोई भी है, जहाँ पे किसी को अगर ये नहीं पता कि मेरी मटेरियलिटी जो नॉर्मल होती है रैप मॉडल के अकॉर्डिंगली चल रही होती है, वो तो परसेंटेजेस ढूँढता रहेगा ना। तो मैं उसको अमाउंट्स दे देता हूँ सीधा-सीधा। उससे बोलता हूँ कि इन अमाउंट से ऊपर भाई जो कुछ भी है क्या है? वो मटेरियल है। मर्ज़ी आपकी, जैसे मर्ज़ी लेके चलो। दोनों मसले, दोनों चीज़ें यूज़ करने में ये यूज़ करते हो या फिर आप ये वाली चीज़ यूज़ करते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला। ठीक है? अगेन वही बात देखो, एग्रीगेट में देख रहा हूँ तो मेरे पास मटेरियल होती जा रही हैं चीज़ें। प्रॉफिट भी एग्रीगेट में मेरे पास मटेरियल है क्योंकि मटेरियलिटी 400,000 की जो मेरी थी प्रॉफिट की उससे ऊपर है। और अगर एसेट्स के बारे में देखूँ तो एसेट 500,000 के जो इफेक्ट आएगा एसेट साइड के ऊपर, लायबिलिटीज़ का भी तो डायरेक्ट इफेक्ट किधर जाता है? एसेट्स के ऊपर जाता है क्योंकि नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिर यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो रहा है? एग्रीगेट में ऊपर जा रहा है मटेरियलिटी से, तो मेरे लिए वो भी मटेरियल हो गया। वो यही चीज़ यहाँ पे कहता है कि एग्रीगेट में मेरे लिए दोनों चीज़ें मटेरियल हो गई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी प्लस एसेट्स के लिए भी। द ऑडिटर शुड आस्क बोथ इश्यूज टू बी करेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISA 450। अभी ISA 450 क्या चीज़ है याद नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि भाई ये वो चीज़ है, वो कहता है कि एग्रीगेट के अंदर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट्स आ रही हो तो उसको आपने कैसे एडजस्ट कराना है। फिर यहाँ पे अगर आगे हो तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में उसने कुछ बोला है, वही बात, किस चीज़ के बारे में रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है, रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी, सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, बाकी ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट कराने के लिए आप ले सकते हो रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? याद नहीं करना, अंडरस्टैंड रखो इसको, ठीक है? पेपर में अगर आ गया तो ऑब्वियसली यही कॉपी पेस्ट लिखना है बस, लेकिन याद नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ जाए तो फिर इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन किन-किन चीज़ों के लिए ले रहा होता हूँ। फाइनली क्या है, ऑल ट्रांज़ैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई चीज़ मिस नहीं हुई हुई, इस चीज़ के बारे में भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो। और वही बात, ऑन देयर ऑन रिटन रिप्रेजेंटेशंस डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट एनी मैटर्स व्हिच दे डील। अगर आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ के बारे में लेनी है, तो वो अकेले फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन पे आप रिलाई नहीं करोगे, उसके अलावा और प्रोसीजर्स भी आप परफॉर्म करोगे। हाँ, साइड बाय साइड आप रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। ठीक है? ऑडिट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, ये अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ आ गया। कब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है इसको ना पढ़ें, हम लोग आगे बड़ी डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लिमिटेशन क्या है रिटन रिप्रेजेंटेशन की, इसके बारे में पूछने। वो यही कह रहा है कि एग्ज़ाम्स के अंदर ये ना हो कि आप रिटन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सारा काम कर रहे हो। वो यही कहते हैं, देखो द एग्जामिनर हैज स्टेटेड दिस इज अ कॉमन इशू विद वीकर स्टूडेंट्स हु डू नॉट एप्रिशिएट द नेचर ऑफ appropriate evidence and that it detracts from the quality of an answer. Written representations are only appropriate for matters where better evidence is not available. जहां पे आप बाकी कोई काम नहीं कर सकते, वहां पे रिटन रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ अकेले रिलाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने कोई ना कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करना है लास्ट में। ठीक है? यहाँ पे बड़ी डिटेल में रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात हुई हुई है, इसको भी काइंडली पढ़ लें। ये पढ़ने वाली चीज़ें, याद करने वाली नहीं, अंडरस्टैंडिंग आपको बड़ी ईज़िली हो जाएगी इसकी, ठीक है? कुछ ना समझ आए तो डू आस्क मी। अप्रोच टू क्वेश्चंस के बारे में, कंप्लीशंस के बारे में दिया है।
पढ़ लें कैसे क्वेश्चन आता है, बट अगेन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। ठीक है? और नीचे वाली चीज़ें भी जो है उनको पढ़ लें, आपका ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। रिकॉर्डिंग लेक्चर आज का बहुत छोटा, सिर्फ़ एक छोटी-सी अंडरस्टैंडिंग देनी थी फाइनल रिव्यू के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो हमारा फाइनल है। ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज़ होती है, ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन कैसे हम लोग डिराइव करते हैं अपना, वो हमारा लेक्चर होगा। बड़ा इम्पोर्टेंट मज़े का टॉपिक है। आज का बहुत बोरिंग ये वाला टॉपिक था ऑब्वियसली, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए जो कुछ भी आज पढ़े। ये जो हम लोग फाइनल स्टेजेस पे अब कवर कर रहे हैं ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑडिट रिपोर्ट वाला टॉपिक होने लगा है, क्योंकि 5-10 मार्क्स का हर एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट में वो पेपर में टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है? इसलिए उस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ये वाले तो फिर भी चलो, इसके बारे में आप कह सकते हो ओनली देयर आर 5% या 10% चांसेस के पेपर में आ जाए इस तरह की चीज़, वरना आती नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ रियली, रियली, रियली ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ठीक हो गया? सी यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर। और काइंडली आपसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने आप को रेडी रखें, वो इम्पोर्टेंट होने लगा है, तो आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, याद के अलावा समझनी पड़ेंगी ठीक तरीके से। ओके? तो आई विल अपलोड इट इंशाल्लाह टुमारो, और उसके बाद फिर हमारा जो होगा कोर्स खत्म हो जाएगा, और फिर 5 दिनों के ब्रेक में दूँगा, जिसमें मैं रिवीजन आप लोग करो आराम से, अपनी पूरी कोर्स को खत्म करो, और फिर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स पास्ट एग्ज़ाम्स। और पास्ट एग्ज़ाम्स समझाऊँगा, वो कराऊँगा, वो ज़रूरी है करने। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो जिस वक़्त भी मर्ज़ी चाहो, ठीक है? थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।